अगर मैं लेदर खेले हुए रहता तो कंप्लीट रूप से मैं भी आज आकाश के साथ टीम इंडिया में खेला होता। मुझे इस बात का खुशी भी है और थोड़ा-सा गम भी रहता है कि मैंने चीज़ों का चयन नहीं कर पाया। उसमें एक त्याग था, मुकेश में एक त्याग था। उसने कहा घर-द्वार, परिवार समाज छोड़ा और उसने बंगाल का रुख किया। यहाँ का ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा को अगर मैं नहीं रखूँगा, हमारे समाज के लोगों को दिक्कत को मैं नहीं आपके सामने रखूँगा, आप इसे मुझे बी टीम कह लीजिए, सी टीम कह लीजिए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, जन सुराज मतलब जनता का राज। अब है तो भाई जय बिहार का नारा होना चाहिए। आप अपनी पार्टी का नारा लगा करके आप अपना मन को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन जब आप ईमानदारी से जय बिहार का नारा दीजिएगा, तो आपको महसूस होगा अपने बिहारी होने पे गर्व। इस चलते सब लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, समिति का लड़ रहे हैं। और मैं देखिए थोड़ा-सा मैं अलग सोच का व्यक्ति हूँ। जी। जो सब करते हैं मैं वो नहीं करता हूँ। कुछ जो मैं अलग करता हूँ करना मैं चाहते अलग करने का प्रयास करता हूँ। आज के जीवन में आप अगर ईमानदारी का 1% भी अगर अपने जीवन में यूटिलाइज कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे। मैं जब से सरपंच के लिए सोचा, चुनाव लड़ा, लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं चुनाव जीता। तो हर बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड नहीं हो सकता है, वो खेलने में भी टैलेंटेड होता है। तो बिल्कुल। यहाँ अच्छी स्टेडियम का व्यवस्था होना चाहिए जिससे जो फुटबॉल खेलता है वो फुटबॉल बेहतर खेल सके। जो हॉकी खेलता है वो हॉकी अच्छा खेल सके, वॉलीबॉल अच्छा खेल सके। नमस्कार, मैं रविरंजन निलय और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं इस वक्त गया जिला के सिरघाटी विधानसभा में हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं रमाधार सिंह, जो कि पहचान के मोहताज नहीं हैं और सिर्फ गया ही नहीं बल्कि पूरे मगध क्षेत्र में युवाओं के दिल के धड़कन हैं और युवाओं के चहेते हैं। ऐसे तो ये क्रिकेटर रहे हैं और क्रिकेटर से होते हुए राजनीति की सफर तय किए हैं और सिरघाटी विधानसभा से जन सुराज पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप क्रिकेट खेले और क्रिकेट को आपने चयन किया और फिर उस रास्ते से होते हुए राजनीति की ओर आए। तो बहुत सारे लड़के होते हैं जिनका सपना होता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, बिहार स्तर पे, राज्य स्तर पे या देश स्तर पे प्रतिनिधित्व करूँ। लेकिन आप क्रिकेट छोड़कर फिर राजनीति में क्यों आए? अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए मैं क्रिकेट हमारे जीवन का वो मोड़ रहा कि बहुत सारे जगह पे मैं जा के क्रिकेट खेलता था और लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं एक सफल क्रिकेटर के रूप में फिर उभर के आ गया। लोगों का दुआ आशीर्वाद से परफ़ॉर्म अच्छा होने लगा। लेकिन सही रास्ता मैं चुन नहीं पाया था। मुझे लेदर बॉल खेलना था, मैं कोस्को में लगा रहा। कोस्को खेलने के कारण से बहुत चीज़ें मेरे अनुरूप या मैं चाह के भी बहुत चीज़ें नहीं हो पाया। मेरे अंदर भी था कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करूँ, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करूँ। आईपीएल तक का सपना भी एक बार मैंने सोचा था कि काश मैं भी आईपीएल खेल पाता, चूँकि मेरे साथ खेलने वाले अभी इंडिया खेल रहे हैं, जिसका भी आपने नाम ज़िक्र किया। आकाशदीप और मुकेश कुमार। जी, 2 ऐसे शख्स थे जो साथ में हम लोग कभी रबड़ बॉल से हम लोग खेलते थे। जी, बिल्कुल। लेकिन उन दोनों भाइयों ने बंगाल का रुख किया, चूँकि हमारी बिहार की जो उस वक़्त की व्यवस्था थी बहुत मतलब अच्छा पिच नहीं था, अच्छा स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए बढ़िया पिचेस नहीं थी, अच्छे कोच नहीं थे और उस वक़्त हम लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। स्थिति ऐसा था कि कभी-कभी हम लोग जाते भी थे ट्रायल-वायल देने, तो मन छोट हो जाता था। मैं आकाश-उकाश हम लोग साथ में बात-वूत करते थे, यार चलो कम से कम लेदर खेलते हैं तो उस वक़्त का था कि नहीं कुछ पैसे भी आ जाते थे। मैं तो कभी पैसा लेता नहीं था, लेकिन कुछ प्लेयर्स लोग लेते थे मतलब दूसरे जगह खेलने जाते थे तो मिलता हाँ, था हाँ, कुछ। जिनको आप देहाती भाषा में बोरो बोल सकते हो। जी। हाईटेक भाषा में एक सहयोगी बोल सकते हो कि आप अच्छे प्लेयर हो तो मेरे टीम में आकर के मेरा सहयोग कर पंचायत सकते गाँव या मैं जिस क्लब से खेल रहा हूँ उसका नाम रोशन करो। तो हम हैं। जी। लोग जब संघर्ष भरे दिनों में जब चीज़ें चल रही थी तो उस वक़्त का स्थिति ऐसा रहा कि हम लोगों ने एक बार मैं आकाश भाई बैठा हुआ था, एक चर्चाएँ हो रही थी। हमने कहा कि देखो यार, अगर इंडिया खेलना है तो लेदर खेलना पड़ेगा और लेदर के लिए जो बिहार का व्यवस्था है इसमें
कुछ हो नहीं पाएगा। तो दूसरे राज्य का रुख ही करने के लिए मतलब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, दूसरे राज्य का रुख करना पड़ेगा। आप बार-बार व्यवस्था का ज़िक्र कर रहे हैं और जिस व्यवस्था में आप जी रहे थे बिहार में, तो किसको दोष देना चाहेंगे? बिहार देखिए, सरकार को या फिर अपने आप को? बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है और मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ चूँकि हमने अच्छा चीज़ों को चयन नहीं किया। अगर मैं लेदर खेले हुए रहता, तो कंप्लीट रूप से मैं भी आज आकाश के साथ टीम इंडिया में खेला होता। लेकिन आकाश में एक त्याग था, मुकेश में एक त्याग था। उसने कहा घर-द्वार, परिवार समाज छोड़ा और उसने बंगाल का रुख किया। वहाँ पे बहुत अभाव देखिए, आप एक सफल क्रिकेटर को जानते हैं तो उसको लगता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया वो भी आप जानिए उसके बारे में। हाँ, उसके बैकग्राउंड क्या हाँ, रहा है? भाई उस वक़्त की स्थिति था कि अगर एक अच्छी किट लेने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। उस वक़्त तो लड़का ने जाकर के दोनों ने साबित किया, दोनों ये आज बहुत ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ में खेला हूँ, वो भी इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और बात मेरी रही, तो मुझे इस बात का खुशी भी है और थोड़ा-सा गम भी रहता है कि मैंने चीज़ों का चयन नहीं कर पाया। उसके पीछे स्थिति क्या हुआ कि मैं आम जीवन में व्यस्त रह गया। जी, बस लेदर बॉल पे तो जा नहीं पाया और कॉस्को से मतलब ही हाँ, खेलते कोस को रहे। से ही खेलता रह गया। मैं आपके तमाम आपके चैनल से जो दिखने वाले लोगों को मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अगर आप एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आपको लेदर बॉल का सहारा लेना पड़ेगा और अभी की स्थिति है कि देखिए अभी अच्छा स्टेडियम राजगीर में अभी हो रहा है, उसका हुँ, शुभारंभ अभी होना बचा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो भी युवा हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएँ हैं, जो अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत में लेदर बॉल का सहारा लेकर के आप एक अच्छा बॉलर हो तो बॉलर बन जाओ, एक अच्छे बैट्समैन हो तो बैट्समैन बन जाओ। मतलब किसी भी परिस्थिति में आपको आगे अब बढ़ने के लिए सरकार की थोड़ी-सी पहल है, पर आप भरोसा रखिए कि ये 3-4 5 महीने बाद जब अपनी सरकार बन जाएगी, मैं जिस पार्टी में जुड़ा हूँ जनसुराज में, तो मजबूत स्तर मैं वादा करता हूँ कि हर वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर को मौका दूँगा जो उसके अंदर प्रतिभाएँ होंगी और हम लोग मिल कर के उसका करियर ब्राइट करेंगे, वो इंडिया खेलेगा। मैं वादा करता हूँ। आप बोले कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ, जी, किस पार्टी से मैं जुड़ा? जनसुराज से जुड़ा हूँ। भारत में तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं, नेशनल हैं, राज्य स्तरीय हैं, तो फिर आपने प्रशांत किशोर और जनसुराज को ही क्यों चुना? देखिए क्या ऐसा लगा उसमें? भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार। सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन है? बिहार। सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है? बिहार। सबसे बदतर व्यवस्था, अस्पताल, रोड, गली-नली, सड़क किसका है? तो बिहार। जब सारी अव्यवस्थाएँ हमारे बिहार राज्य में पड़ा हुआ है, मैं दूसरे राज्य की चर्चा क्यों करूँगा? भारत में अब ये आपका गुजरात बहुत विकसित है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा चूँकि इस बात का दुःख भी है कि यहाँ से जाके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन तुलना तो करते हैं ना कि हम गुजरात के जैसा बिहार को बनाएँगे। मुझे बिहार से स्ट्रॉन्ग कोई राज्य एक ज़माने में नहीं था। जी, लेकिन यहाँ का विधि व्यवस्था जब 20-25 वर्षों से इस सरकार को चला रहे हैं, उनको चाहिए कि किसी भी स्थिति में सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत करें, हमारा राज्य कैसे सुधरेगा उसकी मुहिम चला रहे हैं प्रशांत किशोर। मैं इसलिए उस पार्टी का समर्थन किया हूँ या आगे भी करूँगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का विचारधारा साफ है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, यहाँ पे व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था एकदम तरीके का होना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ सँवरना चाहिए, अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, बच्चों का अगर पैसा नहीं है तो किट का व्यवस्था हो, अगर स्कूल का फीस का व्यवस्था नहीं हो तो सरकार फीस दे। तो इन सब चीज़ों का अभाव के कारण से हमारा राज्य इतना पीछे रहा है। लेकिन अब जब सोच मजबूत होगा, सोच व्यवस्थित होगा, सोच बढ़िया होगा, तो चीज़ें परफेक्ट होगी। आप राइट टू भरोसा रखिए। एजुकेशन है, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है, बिल्कुल, निःशुल्क। नहीं कहाँ दिया जा रहा है। आप उसको जाके बस खिचड़ी और अथी में छोड़ दिए हैं। बच्चा जाता है, खिचड़ी खाता है, कितना पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं बड़े-बड़े लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं अगर निःशुल्क व्यवस्था पूरे सभी लोगों के लिए है ना। जी, ये कहाँ बिल्कुल। लिखा हुआ है कि गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइए ना, तब समझ में आएगा। अपने बच्चों मतलब किनको कहना चाह रहे हैं? मतलब जो सक्षम लोग हैं, जो इस सरकार में हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने बाल-बच्चे बेटे को क्यों विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? बाहर क्यों दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं? बिहार में ही क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं?
एक भी ऐसा हमको उदाहरण बता दीजिए कि फलाने मंत्री का बेटा इस सरकारी स्कूल में पढ़ा है या इस सरकारी संस्था में अभी इस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा क्या गारंटी है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो वो काम कीजिएगा? देखिए, वो क्यों नहीं गारंटी है, उसकी गारंटी बिल्कुल है। जब आप आपके घर में अगर पानी छुएगा तब ना आप उस पे छजा डालिएगा। तो पानी छू रहा है, हमको आंख से दिख रहा है, तो हम छजा डालेंगे। आप भरोसा रखिए। लोग को लग रहा है कि ये चीजें अब नहीं दिख रही है या चीजें परफेक्ट नहीं होगा, तो उनके देखिए, जब दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ रहे थे तो अचानक एक बार में नहीं तोड़ दिए थे, उन्होंने एक एक पत्थर को तोड़ा था। तब जाके आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम गिनीज बुक में आया। माउंटेन में दशरथ मांझी के रूप में हम लोग जाते हैं। हम लोग उस धरती से हैं, हम उस गया जी से बिलोंग करते हैं, हम उस मगध से बिलोंग करते हैं कि जो एक हथौड़ी और एक पत्थर के सहारे पूरे इतिहास रच सकता है। तो हम लोग के पास तो इतनी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग अगर हर युवा, हर नौजवान, हर ईमानदार व्यक्ति अगर अपनी ईमानदारी से काम करेगा अपने राज्य के लिए, तो शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, हर स्थिति सुधर जाएगी, पलायन रुक जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो जाएगा, क्राइम एकदम कम होने लगेगा। आप भरोसा रखिए। पलायन कैसे रुकेगा? उसके लिए दर्शकों को बताइए कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम ये करेंगे। अच्छी फैक्ट्रियां लगेगी, -0% पे आपको बैंक के द्वारा आपको लोन दिया जाएगा। उस पे एकदम स्पष्ट उसमें लिखा होगा कि किसी बिना बहुत बड़ा आपको प्रूफ नहीं देना है। आप मान के चलिए एक सफल व्यक्ति हैं, आप जी। किसी रोजगार में लगे हुए हैं, तो उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख एकदम तुरंत आपको एक ऋण मुहैया हाँ, कराएँ। ऋण मुहैया करवाया जाएगा। आपकी बेरोज़गारी वहीं से दूर हो जाएगी। आप अच्छा से अच्छा व्यवसाय कर, आप में क्वालिटी है कि हम एक अच्छा दुकान चला सकते हैं, आप चलाइए ना। आप में क्वालिटी है कि हम अच्छा कोचिंग संस्था चला सकते हैं, आप चलाइए ना। यहाँ तो 10 लाख रुपया भाई 10,000 रुपया के लिए लोग 1000 किलोमीटर जा कर के अपने जीवन यापन कर रहा है। बाल-बच्चा के कष्ट यहाँ हो रहा है, वो देखने तक नहीं आता है। क्योंकि उसकी एक परिवार एक सदस्य का अगर एक बेटा है बेचारा, उस पे 10 परिवार का लायबिलिटी उसको सता रहा है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देंगे कि आप इस राज्य में रह कर के, बिहार राज्य में, ये 10 लाख में आप अपना विधि व्यवस्था मजबूत कीजिए, आप अपना रोजगार की व्यवस्था को मजबूत कीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाई बेहतर करवाइए। उन नौजवानों को भी मैं बताना चाहता हूँ जिनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है पैसा का अभाव के कारण से, उनको भी -5% में आपको मिलेगा, अ, ये ऋण। ऋण मिलेगा। आप पढ़िए ना, कैसे नहीं राष्ट्रीय बढ़ेगा? जनता दल और अभी वर्तमान बिहार की जो विपक्षी पार्टी है, हुँ, आरोप लगाती है प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी पर, क्या आरोप लगाती है? भारतीय जनता पार्टी का बी टीम। ये बी टीम, वो टीम, सी टीम नहीं है, उनकी बौखलाहट बताता है। जिस राज्य का चर्चा दूसरे राज्य के लोग करने लगे या जिस राज्य का चर्चा अगर प्रतिद्वंदी लोग कर रहे हैं जिस राजा का, तो आप कल्पना कीजिए कि बिना सत्ता में आए हुए उनकी इतनी बेचैनी बढ़ गई कि बी टीम कह रहे हैं, सी टीम कह रहे हैं, डी टीम कह रहे हैं। भाई अगर पलायन रुकवाने की बात हम करते हैं तो बी टीम मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं कहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, आप कोई टीम कह लीजिए, लेकिन बात जो है जो यहाँ का जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा को अगर मैं नहीं रखूंगा, हमारे समाज के लोगों को दिक्कत को मैं नहीं आपके सामने रखूंगा, आप इसे मुझे बी टीम कह लीजिए, सी टीम कह लीजिए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, जन सुराज मतलब जनता का राज। अब आपकी राज जितना आपने किया वो समाप्त, अब जनता का राज आएगा। हर व्यक्ति अपने अधिकार से अपना कार्य को करेगा और इस सुंदर बिहार को बनाने में उसका अहम योगदान होगा। जय बिहार का नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार का नारा ही चलते लगाते हैं कि हर पार्टी अपना पार्टी का नारा लगाता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, लोजपा जिंदाबाद, लेकिन कभी आप जन सुराज पार्टी जिंदाबाद नहीं सुनते हैं। वो कहती है, हमारी पार्टी का जो स्लोगन है, जय बिहार, मैं बिहार का वासी हूं, हमारा बिहार इतना प्रसिद्ध जगह रहा है, ऐतिहासिक जगह रहा है, जहाँ गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त किया है। यहाँ पे माँ सीता ने पूर्वजों का पिंड दान किया है, भगवान विष्णु का यहाँ स्थान है, सूर्य देव मंदिर है, अनेकों ऐसे चीजें हैं जिससे आप ऐतिहासिक इनको कह सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय है। तो भाई जय बिहार का नारा होना चाहिए। आप अपनी पार्टी का नारा लगा करके आप अपना मन को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन जब आप ईमानदारी से जय बिहार का नारा दीजिएगा तो आपको महसूस होगा अपने बिहारी होने पे गर्व। इस चलते हम लोग जय बिहार का नारा देते हैं।
आपके जो पार्टी है और जो बैनर है, उसमें 2 महान विभूतियों का फ़ोटो रहता है। एक तो महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर जी बोलिए डॉक्टर आप। भीमराव हुँ, अम्बेडकर जी। हुँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं, दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है, दोनों ने अपने जीवन में जो कार्य किया है, वो देश हित में किया है। इस चलते उन दोनों का अपने झंडे पे स्थान हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने उनको दिया है। 2 महान व्यक्ति हैं हमारे देश के और मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो मान के चलिए कि आरजेडी का लालटेन छाप है, बीजेपी का आप पहली सी पार्टी देखिएगा, हमारा स्कूल बसता है, लेकिन मैं स्कूल बसता को हम लोग साइड में रखते हैं और मुख्य जो झंडा है उसमें महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी का स्थान हम लोगों ने दिया है कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक संविधान करता है, एक देश आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस चलते उन दोनों का उसमें पंचायती राज में भी आपने हाथ आज़माया, सरपंच पद पे अभी जीते हुए हैं। तो क्या-क्या समस्याएँ आती होगी लोगों के बीच में? कैसे झगड़ा को सुलझाते होंगे? क्या परेशानियाँ होती हैं? देखिए जब पंचायती राज चुनाव लड़ने का जब मेरे मन में ख्याल आया तो सबसे पहला चीज़ मेरे ज़हन में आया कि भाई सब लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, समिति का लड़ रहे हैं और मैं देखिए थोड़ा-सा मैं अलग सोच का व्यक्ति हूँ। जी, जो सब करते हैं मैं वो नहीं करता हूँ। कुछ जो मैं अलग करता हूँ करना मैं चाहते अलग करने का प्रयास करता हूँ। हमने देखा कि मान के चलिए कि आम जो समस्याएँ होती हैं हमारे पंचायत में, उसको मूल रूप से लोग थाना और ब्लॉक में जाकर के भी नहीं सुलझा पाते हैं। सब लोगों पर मैं देखता था कि अगल-बगल जितने भी मोहल्ला है, गाँव है, अथी है, सब में आपस में लड़ाई-झगड़ा करके लोग उसमें मतलब बहुत उलझे अपने रहते यहाँ थे उलझे आपस रहते में थे, अपना मनो समय बर्बाद कर रहे हैं, केस जी, में दौड़-धूप रहे हैं। पैसा की भी उनसे मैं बर्बादी काफ़ी हो आहत होता था, उन सब लोगों को देख कर के मन में काफ़ी दुःख उत्पन्न होता था। फिर हमने सोचा कि देखिए अगर मुखिया बन जाऊँगा तो गली-नली सड़क में रह जाऊँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं सरपंच बन जाऊँगा या मैंने ऐसा सोचा कि मुझे इस पद पे लड़ना चाहिए, ताकि मैं लोगों का न्याय की लड़ाई लड़ सकूँ। देखिए, आज महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी का जो आज एक झंडा में स्थान मिला है, मैं उनकी तुलना तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बड़े बड़े सोच और बड़े महान व्यक्ति हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जिस स्तर पे हो आज के जीवन में, आप अगर ईमानदारी का 1% भी अगर अपने जीवन में यूटिलाइज़ कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे। मैं जब से सरपंच के लिए सोचा, चुनाव लड़ा, लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं चुनाव जीता। जीतने के बाद 90% मामला मैं अपने ग्राम कचहरी में जब सॉल्व करता हूँ, लोग आपस में जब लड़ झगड़ के आते हैं और फिर गले लग के जब जाते हैं, तो मुझे खुशी होता है कि मैं अपनी कार्यों से या मैं जिस पद पे हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आत्मसंतुष्टि मिली। आत्मसंतुष्टि मिलता है। कोई नहीं भी मेरी बात को मानता है, थाना तक चला जाता है, लेकिन मैंने थाना में भी साफ शब्दों में बोल रखा है कि भाई अगर मेरे पंचायत के लोग अगर आपके थाना तक आते हैं, तो आपको पहला कॉल मुझे करना है सरपंच होने के नाते कि सरपंच साहब ये आपका पंचायत का मामला है, इसमें आप क्या बोलते हो? आप हस्तक्षेप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? उम्मीदतः मैं 99% कर ही देता हूँ मतलब और आपके पंचायत का कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं करते हैं, हाँ, मैं कर पंचायत देता में ही हूँ। हो जाता है। हाँ, करता हूँ थाना, और ब्लॉक, लोगों को पुलिस जाने बहुत राहत मिलती है। जी, उनको बेफ़िज़ूल का पैसा खर्च नहीं होने देते हैं। उनका जो बेशकीमती समय होता है, वो अपने बाल-बच्चे, परिवार या खेती-बाड़ी देखिए ये एग्रीकल्चर हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर सब किसान लोग रहते हैं। आपस में ज़मीनी विवाद हो जाता है, भाई-भाई में झगड़ा हो जाता है, बाप-बेटे में झगड़ा हो जाता है, परिवार-परिवार, गोतिया में लोग लड़ाई-झगड़ा कर लेता है। उस स्थिति में हम लोग देखते थे कि इसके पहले भी मेरे पहले भी यहाँ के सरपंच थे। लेकिन ये जो कानून व्यवस्था है या जो संविधान का जो नियम है चीज़ें जनरल ये अति पिछड़ा पिछड़ा सब सीट के अनुसार से जब पद उन लोग को मिल रहा था, तो काम उस तरीके से लोग नहीं कर रहे थे। हुँ, ये थोड़ा-सा ये दबाव बना के काम करने वाला भी चीज़ होता है। अगर प्यार से आप मान लेते हैं, तो आपका स्वागत है, नहीं तो मेरी तरफ से थोड़ा कड़ा एक्शन भी हम लोग लेते हैं, ताकि आप एकदम उचित देखिए सामाजिक जो आप दंड दे पाएँगे, समाज की तौर तरीके से आप उसको समझा पाएँगे, वो कानूनी व्यवस्था से नहीं समझ पाता है। तो लोग समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, बहुत तरीके से चीज़ों को कोऑपरेट भी कर रहे हैं और मेरे जितने भी पंचायत के लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद रहता है कि जो भी मामला लेके आते हैं, बहुत उम्मीद के साथ लेके आते हैं, तो मैं अपने पद से संतुष्ट हूँ और आने वाला जो समय है, बड़ी लड़ाई लड़ने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। जी। आपका पर्सनैलिटी का क्या राज है? अरे, सब लोगों का आशीर्वाद है, युवा लोग जानना चाहेंगे। हम उस माँ को धन्यवाद देते हैं जिसने मुझे अपनी कोख से
मुझे जन्म दिया है, मेरा कुछ नहीं है। और उस बाप का संस्कार को हम लोग प्रणाम करते हैं कि उस बाप ने मुझे जन्म के बाद अच्छा संस्कार दिया। आज उसको लोग प्यार करते हैं, ये लोगों का भी बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि हम जैसे लोग जो एक छोटे से जगह से उठ कर के आप लोग को दिल में जगह बनाए हैं, इसके लिए दिल से सब लोग भाइयों को धन्यवाद। और यही है वजह। और क्या जितना तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव हाँ, तैयारी चल रही है। सरघाटी से? बिल्कुल, सरगाटी से मैं हमारी तैयारी चल रही है और मैं हर दिन निकलता हूँ क्षेत्र में, लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी समस्याएँ सुनता हूँ। अभी मैं पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस वक़्त पद पे आऊँगा तो हमको ज़्यादा समस्या नहीं होगा। अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ, तो कंप्लीट रूप से यहाँ की जो समस्या है, पहले मैं जान चुका हूँ कि 5 किन-किन जगह प्राथमिकता बता दीजिए जितने के बाद जो आप करेंगे। मुझे क्षेत्र में घूमने में सबसे ज़्यादा अगर समस्या जो दिख रहा है, शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गया है। सिर्फ़ लिपा-पोती किया जा रहा है। परमानेंट वहाँ पे जो टीचिंग व्यवस्था है, उनको एकदम परमानेंट जाके औचक निरीक्षण करना होगा स्कूल में। यहाँ जो जनप्रतिनिधि अगर मैं विधायक बनता हूँ, तो पहला काम करूँगा कि जितने भी कॉलेज वगैरह हैं, जितने स्कूल हैं, औचक निरीक्षण करूँगा। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारा अभी मैं कुछ देर पहले मतलब 5-6 घंटा पहले मैं गया था अपनी माँ को लेकर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आमस में। भाई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे 15 मरीज ऑलरेडी पहले से एक्स-रे के लिए बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? जनरेटर चल रहा है, उनको लाइन ही चलते नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी कंपनी एक अलग है। सरकार ने वहाँ एक्स-रे मशीन तो लगा दिया है। अब उसको बिजली जब ये हमारा सप्लाई करना हो। सप्लाई विद्युत मतलब भारतीय बिजली जो सप्लाई रहेगा, जी, तभी एक्स-रे मशीन चलेगा। अच्छा। अदरवाइज़ वो जनरेटर से उसको जोड़ा ही नहीं गया है क्योंकि उसके पैसा का डिमांड ज़्यादा है। अब बताइए उसके कारण से आम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। 11-12 पेशेंट ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मैंने उसको आज अपने चैनल पे मैं डाल भी रहा हूँ। भाई ये बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। आप चीज़ों को जब तक आप यहाँ का जनप्रतिनिधि हो या अगर होने वाले हम लोग हैं, तो पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि जाकर के आप उस दुःख के घड़ी में उनके साथ खड़े होइए और उसका औचक निरीक्षण कीजिए। 2 चीज़ें। तीसरा, यहाँ का भविष्य जो हमारे बच्चों का है, वो हर बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड नहीं हो सकता है। वो खेलने में भी टैलेंटेड होता है। तो बिल्कुल। यहाँ अच्छी स्टेडियम का व्यवस्था होना चाहिए जिससे जो फुटबॉल खेलता है वो फुटबॉल बेहतर खेल सके। जो हॉकी खेलता है वो हॉकी अच्छा खेल सके, वॉलीबॉल अच्छा खेल सके, क्रिकेट अच्छा खेल सके। तो वो सब सारी व्यवस्थाएँ मुझे दिख रही है। और ये चौथी व्यवस्था, मैं जब जाता हूँ नेशनल हाईवे से, तो मैं देखता हूँ कि आए दिन कम से कम एक्सीडेंट का। 100, 200, 500 लोग जाते हैं यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके बाल बच्चा परिवार के साथ दिल्ली, ढाका, गुजरात, लुधियाना, पंजाब। मुझे दुख होता है। मैं अपने सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में चाहता हूँ कि बड़ी-बड़ी कंपनियां यहाँ पे लगवाऊं, जिससे उनका रोजगार यहाँ मुहैया हो, अपने बाल बच्चे परिवार के बीच में वो रह सकें। पांचवा, रोड एक्सीडेंट के बाद जो प्रशासन को मैं देखता हूँ, बहुत एक्टिविटीज नहीं। एक रसीद कटवाने के लिए एक कर्मचारी के पास 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक को लोग को दौड़ना पड़ता है सीईओ के पास। एक वहां से वीडियो के द्वारा जो आवास योजना पास किया जाता है या कोई भी नली गली का काम दिया जाता है, उसमें जो घूस लिया जाता है, भ्रष्टाचार का मामला। इसको मैं खत्म करूंगा। ये 5-6 मुद्दे मेरे दिल में चल रहा है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्हीं सब में लोग उलझ के रह गए हैं। आज रितेश पांडे जनसुराज पार्टी ज्वाइन की। क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रितेश पांडे अपने क्षेत्र में लगे हुए थे, ज्वाइन किए हैं, मैं देख नहीं पाया हूँ। अगर देख लूँगा तो मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं चाहूँगा कि जब मनीष भाई आ रहे थे तो उससे पहले मेरे पास आए थे। हम लोगों ने उनको बताया, वो निर्दलीय लड़ने के चक्कर में थे, लेकिन हमने कहा कि मनीष देखिए कश्यप जी। हाँ, हमने कहा कि नहीं, दल का साथ लीजिए और एक ऐसी दल है जनसुराज कि आपकी सोच और प्रशांत किशोर का सोच मिलता-जुलता है। दोनों बिहार को बदलना चाह रहे हैं। हम लोग भी उसमें कंधा लगाएँगे। तो उन्होंने फिर जनसुराज जॉइन किया और देखिए आज जिस तरीके से बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिलता था, आज जनसुराज में आते ही मुख्य प्रवक्ता उनको बना दिया गया। आज प्रदेश में घूम-घूम करके अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है, अगर रितेश जी आए हैं तो ब हमारी टीम और मजबूत हो रही है, पार्टी।
आकाशदीप और मुकेश आपके अच्छे मित्र हैं। आप चुनाव लड़िएगा तो प्रचार करने के लिए आएँगे? देखिए, ये एक प्रोटोकॉल होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं और मैं एक राजनेता हूँ। हम लोगों का अलग-अलग काम करने का तरीका होता है। मैं भी देश के लिए सेवा करता हूँ, वो भी देश के लिए सेवा करते हैं। अगर मेरे चुनाव के दरमियान में दोनों फ्री रहें, नवंबर-दिसंबर में चुनाव होना है, नवंबर-दिसंबर क्रिकेट का एक चरम पे रहता है। वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, दूसरे राज्य में जाकर के क्रिकेट खेला है, उनकी वहाँ से चयन हुई, आज हमारा बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो अपना भविष्य रेगुलर मैच को छोड़ के हमारा प्रचार करने आएँ। अगर वहाँ से भी एक ट्वीट कर दें, वो भी एक रूल रेगुलेशन के विपरीत विरोध में जाकर के नहीं। अगर बीसीसीआई का ये विरोध में है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर किसी का पार्टी या कोई नेता का प्रचार नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं करे। लेकिन वो मेरी उनकी शुभकामनाएँ हैं मेरी तरफ से। मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे लिए वो भाई है। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे भी और भी राज्य के बच्चे उनको देख कर के प्रेरणा लेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया। जी, बिल्कुल। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि वो जहाँ से रहें, मेरे चुनाव में आएँ या ना आएँ, मेरे लिए शुभकामनाएँ वो करें और जिस वक़्त मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं लोगों को उम्मीद पे जिस दिन खरा उतर जाऊँगा, मुझे खुशी होगा कि हमारा भाई ने वहाँ से भी मेरे लिए दुआएँ किया है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में जाओ और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।